नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के चैप्टर 1 असेसमेंट एंड प्रोस्पेक्ट्स पर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्विज करेंगे। इस सेशन में हम कुल 38 एमसीक्यूज के जरिए इन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को समझेंगे। आज हम कुछ जरूरी टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ और भी कई टॉपिक्स जो आपके बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। चलिए दुनिया भर की इकोनॉमिक हेल्थ से जुड़ा पहला सवाल देखते हैं। According to the IMF, what was the global growth rate in 2024 and how did it compare to the historical average 2000 to 19? Option A, 3.7%, same as the historical average. Option B, 3.3%, below the historical average. Option C, 2.8%, significantly below the historical average. Option D, 4.0%, above the historical average. सही जवाब है ऑप्शन बी, 3.3%, जो हिस्टोरिकल एवरेज से कम था। अब जरा सोचिए दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी एक मैराथन रनर की तरह है। हिस्टोरिकल एवरेज यानी 3.7% उसकी नॉर्मल स्पीड थी, लेकिन 2024 में वो थोड़ा धीमा होकर 3.3% पर भागा। मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन थोड़ा सुस्त चल रहा था। ये दिखाता है कि दुनिया भर में चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। याद रखिए, ग्रोथ रेट का कम होना मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्लो डाउन होना। अब देखते हैं कि आने वाले सालों के लिए दुनिया की आर्थिक विकास दर का क्या अनुमान है। अगला सवाल ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी वैश्विक महंगाई दर के ट्रेंड पर है। What was the trend of global inflation in 2024 and what is the outlook for 2025? Option A, it rose to 6.6% and is expected to rise further. Option B, it remains stable at 5.7% and is expected to stay there. Option C, it eased to 5.7% from 6.6% and is expected to moderate to 4.3%. Option D, it dropped to 4.3% and is expected to fall to 2.0%. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो कहानी क्या है? 2023 में महंगाई 6.6% पर थी, जो काफी ज्यादा थी। मतलब लोगों की परचेसिंग पावर कम हो रही थी। अब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर इसे कंट्रोल करने की कोशिश की। इसका असर दिखा और 2024 में इन्फ्लेशन 5.7% पर आ गया और अनुमान है कि 2025 में ये और घटकर 4.3% हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें, महंगाई का बुखार उतर रहा है, पर धीरे धीरे। महंगाई के बाद अब बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड की। क्या व्यापार बढ़ा या घटा? अब एक सवाल G20 प्रेसिडेंसी पर, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Which country assumed the G20 presidency from India for 2023 to 24 and what is its central theme? Option A, South Africa, with the theme Global Unity for Economic Recovery. Option B, Brazil, with the theme Building a Just World and a Sustainable Planet. Option C, Indonesia, with the theme Recover Together, Recover Stronger. Option D, China, with the theme Fostering Digital Transformation. सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राजील। पहले G20 की कमान भारत के पास थी, अब ये जिम्मेदारी ब्राजील को मिली है। उनका थीम है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। इसका मतलब क्या है? ब्राजील का फोकस 3 बड़ी चीजों पर है। पहला, गरीबी और भुखमरी से लड़ना। दूसरा, एनवायरनमेंट को बचाते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ करना।
और तीसरा ग्लोबल गवर्नेंस यानी वैश्विक संस्थाओं में सुधार लाना, तो ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक एक्शन प्लान है। चलिए अब ग्लोबल इकोनॉमी से हटकर अपने देश की इकोनॉमी पर फोकस करते हैं। ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम में 2024 में क्या बदलाव आया? ध्यान से सोचिएगा। According to the World Trade Organization, WTO, what was the growth in merchandise trade volume in 2024? Option A. It contracted by 1.0%. Option B. It expanded by 2.9%. Option C. It remained unchanged from 2023. Option D. It expanded by 5.0%. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब देखिए, 2023 में ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम में 1.0% की गिरावट आई थी। ये एक नेगेटिव साइन था, मतलब देशों के बीच सामान का लेनदेन कम हो गया था। लेकिन 2024 में सिचुएशन बदली और ट्रेड वॉल्यूम 2.9% से बढ़ा। ये एक पॉजिटिव रिबाउंड है। इससे पता चलता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से पिकअप कर रही है। सीधे शब्दों में कहें, व्यापार की गाड़ी फिर से चल पड़ी है। अब अगला सवाल भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ पर होगा। चलिए अब ग्लोबल आउटलुक से हटकर अपने देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं। According to the second advance estimates, SAE, what was India's real GDP growth in 2024 to 25? Option A. 7.5%. Option B. 5.4%. Option C. 6.5%. Option D. 4.6%. सही जवाब है ऑप्शन सी, 6.5%। अब इस नंबर का मतलब समझिए। ग्लोबल इकोनॉमी जहां स्लो डाउन हो रही थी, इंडिया 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहा। ये डेटा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने दिया है, जो परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। तो जब दुनिया की गाड़ी धीमी थी, तब भी भारत की इकोनॉमिक इंजन तेजी से दौड़ रही थी। याद रखिए, ये आंकड़ा हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दिखाता है। जीडीपी के बाद अब देखते हैं कि इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया। अगला सवाल जीवीए ग्रोथ से जुड़ा है, यानी ग्रोस वैल्यू एडेड। इसमें सर्विसेज सेक्टर का योगदान कितना था? In 2024 to 25, which sector was the largest contributor to India's gross value added (GVA) with a share of 64.1%? Option A. Agriculture and allied sector. Option B. Industrial sector. Option C. Services sector. Option D. Manufacturing sector. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्विसेज सेक्टर। अब जीवीए क्या होता है? ये इकोनॉमी के हर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बताता है। 2024 से 25 में एग्रीकल्चर 4.6% से बढ़ा, इंडस्ट्री 4.3% से, लेकिन सर्विसेज सेक्टर 7.5% की शानदार ग्रोथ के साथ सबसे आगे रहा और जीवीए में इसका हिस्सा 64.1% था। मतलब इकोनॉमी का 2/3 से ज्यादा हिस्सा सर्विसेज से आ रहा है, जैसे आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म। सीधे शब्दों में कहें, सर्विसेज सेक्टर हमारी इकोनॉमी का पावर हाउस है। इकोनॉमी की ग्रोथ तो अच्छी थी, लेकिन महंगाई का क्या हाल था? अगला सवाल इसी पर है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। 2024 से 25 में हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट कितना था? What was the headline CPI inflation rate for 2024 to 25 and how did it compare to the previous year? Option A.
It increased to 6.7% from 5.4%. Option B. It moderated to 4.6% from 5.4%. Option C. It remained stable at 5.4%. Option D. It decreased sharply to 3.5%. सही जवाब है ऑप्शन बी। तो हुआ ये कि 2023 से 24 में हेडलाइन इन्फ्लेशन 5.4% थी, जो आरबीआई के कंफर्ट जोन से बाहर थी। आरबीआई ने इसे कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लिए, जिसका असर अगले साल दिखा। 2024 से 25 में इन्फ्लेशन घटकर 4.6% पर आ गया। ये एक अच्छी खबर थी, मतलब महंगाई की दर कम हुई, जिससे आम आदमी को थोड़ी राहत मिली। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था, जो अगले सवाल में पता चलेगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन तो कम हुई, लेकिन कौन सी कैटेगरी थी जो चिंता का विषय बनी रही? हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर 2024 से 25 में कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा चिंताजनक था? Despite the moderation in headline inflation, which component remained elevated at 6.7% during 2024 to 25? Option A. Core inflation. Option B. Fuel inflation. Option C. Food inflation. Option D. Services inflation. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फूड इन्फ्लेशन। अब देखिए, कोर इन्फ्लेशन यानी नॉन फ्यूल आइटम्स की महंगाई तो 3.5% पर आ गई थी। फ्यूल में तो डिफ्लेशन था, मतलब कीमतें गिरी थी। लेकिन फूड इन्फ्लेशन 6.7% पर बनी रही, और साल के बीच में तो ये 9.7% तक पहुंच गई थी। मतलब खाने पीने की चीजें महंगी बनी रहीं। ये दिखाता है कि ओवरऑल महंगाई कंट्रोल में थी, पर किचन का बजट अभी भी चैलेंज में था। अब देखते हैं कि आरबीआई का आने वाले साल के लिए इन्फ्लेशन का क्या प्रोजेक्शन है। भविष्य की बात करते हैं। 2025 से 26 के लिए आरबीआई ने सीपीआई इन्फ्लेशन को कितने प्रतिशत पर प्रोजेक्ट किया है? What is the Reserve Bank of India's projection for CPI inflation for the fiscal year 2025 to 26? Option A. 6.5%. Option B. 5.0%. Option C. 4.6%. Option D. 4.0%. सही जवाब है ऑप्शन डी, 4.0%। अब ये 4% का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आरबीआई का मीडियम टर्म टारगेट ही इन्फ्लेशन को 4% पर रखना है, विद अ टॉलरेंस बैंड ऑफ +2%। तो 2025 से 26 के लिए 4.0% का प्रोजेक्शन ये सिग्नल देता है कि आरबीआई कॉन्फिडेंट है कि वो महंगाई को अपने टारगेट पर ले आएगा, और रिस्क्स इवनली बैलेंस्ड हैं, मतलब ना ज्यादा बढ़ने की चिंता, ना ज्यादा घटने की। इन्फ्लेशन के बाद अब रुख करते हैं देश की फिस्कल हेल्थ की ओर, यानी सरकार की कमाई और खर्चों पर। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोजेक्शन पर आखिरी सवाल। 2025 से 26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ का क्या अनुमान है? What is the projected real GDP growth for India for the fiscal year 2025 to 26? Option A. 7.0%. Option B. 6.5%. Option C. 6.0%. Option D. 5.5%. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6.5%। ध्यान दीजिए, 2024 से 25 में भी ग्रोथ 6.5% थी, और 2025 से 26 के लिए भी प्रोजेक्शन 6.5% ही है।
इसका मतलब है कि इकोनॉमी एक स्टेडी ग्रोथ पाथ पर है। इसे सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं। ना बहुत ज्यादा बूम, ना ही स्लो डाउन। आरबीआई का मानना है कि रिस्क्स इवनली बैलेंस्ड हैं, मतलब फैक्टर्स सपोर्टिंग ग्रोथ और फैक्टर्स चैलेंजिंग ग्रोथ दोनों बराबर हैं। तो ये एक स्टेबल आउटलुक को दिखाता है। अब हम फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट के बड़े फाइनेंशियल टारगेट्स से जुड़े सवाल देखेंगे। अब बात करते हैं सरकार के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, यानी फिस्कल पॉलिसी की। पहला सवाल ग्रोस फिस्कल डेफिसिट पर। What is the targeted gross fiscal deficit (GFT) as a percentage of GDP for the central government in the budget estimates? B. For 2025 to 26. Option A 4.7%. Option B 5.5%. Option C 4.4%. Option D 4.5%. सही जवाब है ऑप्शन सी 4.4%। अब ये जीएफटी होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का अंतर है, जिसे सरकार बोरोइंग से पूरा करती है। पहले ये 5.5% था, फिर 4.7% हुआ और अब टारगेट है 4.4%। मतलब सरकार अपनी उधारी कम कर रही है, जो कि इकोनॉमी के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इसे फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं, यानी वित्तीय अनुशासन। जीएफटी के टारगेट के बाद अब सरकार के मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव पर एक सवाल। सरकार का एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है डेफिसिट्स को कंट्रोल करने का। अगला सवाल इसी मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव पर है। What is the government's medium term objective for the gross fiscal deficit (GFT) to be achieved by the year 2025 to 26? Option A to bring it below 4.0% of GDP. Option B to bring it below 5.0% of GDP. Option C to bring it below 4.5% of GDP. Option D to bring it below 3.5% of GDP. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब जरा सोचिए, पिछले सवाल का जवाब था 4.4%, जो कि 4.5% से ठीक नीचे है। तो सरकार का मीडियम टर्म गोल है जीएफटी को 4.5% के लेवल से नीचे लाना बाय 2025 से 26, और वो इस टारगेट को बजट में ही अचीव कर रही है। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट अपने लॉन्ग टर्म फिस्कल हेल्थ प्लान को लेकर कितनी सीरियस है। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की यही निशानी है। केंद्र सरकार राज्यों को भी सपोर्ट करती है। अगला सवाल इसी फाइनेंशियल असिस्टेंस से जुड़ा है। देश के विकास के लिए जरूरी है कि राज्य भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करें। केंद्र सरकार इसमें कैसे मदद कर रही है? What is the outlay for the central government's financial assistance scheme to support states' capital expenditure for the year 2025 to 26? Option A 1 lakh rupees crore. Option B 1.5 lakh rupees crore. Option C 2 lakh rupees crore. Option D 1.2 lakh rupees crore. सही जवाब है ऑप्शन बी 1.50 लाख करोड़। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? ये वो खर्च है जो एसेट क्रिएशन पर होता है, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाना। इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम एक्सटेंड की है, ताकि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो। सोचिए, जब केंद्र और राज्य मिलकर इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रोथ डबल स्पीड से होती है। अब एक सवाल सरकार की मेक इन इंडिया को बूस्ट देने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम पर। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई कितनी सक्सेसफुल रही है?
ये सवाल उसी की प्रोग्रेस पर है। As of November 2024, what percentage of the aggregate committed investment target was achieved under the Production Linked Incentive (PLI) scheme? Option A 30%. Option B 45%. Option C 57%. Option D 75%. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 57%। अब ये PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है? इसमें सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देती है। गोल है इंपोर्ट्स कम करना और एक्सपोर्ट्स बढ़ाना। नवंबर 2024 तक कंपनीज ने जितना इन्वेस्टमेंट कमिट किया था उसका 57% ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है। ये दिखाता है कि ये स्कीम ग्राउंड पर इफेक्टिव है और मेक इन इंडिया मिशन को रियल बूस्ट दे रही है। चलिए अब फ्यूचर मोबिलिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सरकार का क्या टारगेट है? अगला सवाल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों से जुड़ा है। भारत का 2030 के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी अडॉप्शन टारगेट क्या है? What is India's target for electric vehicle (EV) adoption by the year 2030 under the PM E-Drive scheme? Option A 20% EV adoption. Option B 30% EV adoption. Option C 50% EV adoption. Option D 100% EV adoption. सही जवाब है ऑप्शन बी 30%। इसका मतलब है कि 2030 तक देश में बिकने वाली हर 100 गाड़ियों में से 30 इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। ये टारगेट पीएम ई ड्राइव स्कीम का हिस्सा है। ऐसा क्यों? इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, पोल्यूशन कम होगा और दूसरा, पेट्रोल डीजल पर हमारी डिपेंडेंसी घटेगी, जिससे देश का पैसा बचेगा। तो ये क्लीन एनवायरनमेंट और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी दोनों के लिए एक स्मार्ट मूव है। ईवी के बाद अब बात करते हैं क्लीन एनर्जी के एक और पावरफुल सोर्स की, न्यूक्लियर पावर। अब एक सवाल भारत के लॉन्ग टर्म एनर्जी गोल्स पर। 2047 तक न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का क्या टारगेट रखा गया है? According to the Union Budget 2025 to 26, what is the target for India's nuclear power capacity to be achieved by 2047? Option A 50 gigawatts GW. Option B 75 gigawatts GW. Option C 100 gigawatts GW. Option D 150 gigawatts GW. सही जवाब है ऑप्शन सी 100 गीगावाट्स। 2047 यानी हमारी आज़ादी के 100 साल। इस माइलस्टोन ईयर के लिए सरकार ने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है, 100 GW न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। ये बहुत बड़ी मात्रा है। न्यूक्लियर पावर एक क्लीन और रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो 24/7 बिजली दे सकता है। ये टारगेट भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। अब फिस्कल पॉलिसी का आखिरी सवाल राज्यों की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी से जुड़ा है। राज्यों को शॉर्ट टर्म कैश मिसमैच मैनेज करने के लिए आरबीआई एक फैसिलिटी देता है। उसी WMA लिमिट पर यह सवाल है। What is the revised aggregate ways and means advances (WMA) limit for state governments UTs effective from 1st July 2024? Option A 47,010 crore rupees. Option B 50,000 crore rupees. Option C 60,118 crore rupees. Option D 75,000 crore rupees.
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 60,118 रुपए करोड़। अब ये WMA यानी वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या है, इसे समझिए। ये राज्यों के लिए RBI से मिलने वाली एक टेम्पररी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। जब स्टेट गवर्नमेंट के कैश फ्लो में टेम्पररी मिसमैच होता है तो वो WMA के जरिए RBI से शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। पहले ये लिमिट 47,010 रुपए करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर अब 60,118 रुपए करोड़ कर दिया गया है। मतलब राज्यों को अब ज्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। फिस्कल पॉलिसी के बाद अब हम मॉनेटरी पॉलिसी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर फोकस करेंगे। चलिए अब देखते हैं RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC ने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए क्या बड़े फैसले लिए। What was the key decision taken by the Monetary Policy Committee (MPC) in its February 2025 meeting regarding the policy repo rate? Option A. The repo rate was increased by 25 bps to 6.75%. Option B. The repo rate was kept unchanged at 6.50%. Option C. The repo rate was reduced by 25 bps to 6.25%. Option D. The repo rate was reduced by 50 bps to 6.00%. सही जवाब है ऑप्शन सी। तो समझिए, इन्फ्लेशन जब कंट्रोल में आने लगा तो MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ग्रोथ को सपोर्ट करने का सोचा। पहले रेपो रेट 6.50% था, जिससे लोन्स महंगे थे। फरवरी 2025 में MPC ने इसे 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% घटाकर 6.25% कर दिया। इसका सीधा मतलब था बैंक्स के लिए RBI से पैसा लेना सस्ता हो गया, जिससे आगे चलकर होम लोन और कार लोन भी सस्ते हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें, इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए पहला गियर बदला गया। फरवरी के बाद अप्रैल में MPC ने एक और बड़ा कदम उठाया। अगला सवाल उसी पर है। अप्रैल 2025 में MPC ने डबल एक्शन लिया। वो क्या था? ध्यान से ऑप्शंस पढ़िए। In its April 2025 meeting, what two significant decisions did the MPC announce? Option A. Reduced repo rate by 25 bps to 6.0% and changed the stance to withdrawal of accommodation. Option B. Reduced repo rate by 25 bps to 6.0% and changed the stance to accommodative. Option C. Kept the repo rate unchanged and changed the stance to neutral. Option D. Increased the repo rate by 25 bps and maintained a neutral stance. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था दोस्तों। अप्रैल 2025 में MPC ने रेपो रेट को फिर से 25 bps घटाकर 6.0% कर दिया, लेकिन इससे भी बड़ी बात थी स्टांस को न्यूट्रल से अकोमोडेटिव करना। अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब है कि RBI फ्यूचर में भी रेट कट करने के लिए तैयार है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को पूरा सपोर्ट मिले। मतलब RBI ने इकोनॉमी को साफ सिग्नल दे दिया कि हम ग्रोथ के साथ हैं। रेपो रेट के अलावा RBI लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए और भी टूल्स यूज करता है। अगला सवाल CRR पर। बैंकिंग सिस्टम में कैश फ्लो बढ़ाने के लिए RBI ने CRR के साथ क्या किया? How did the Reserve Bank manage durable liquidity in 2024 to 25 using the cash reserve ratio (CRR)? Option A. It increased the CRR by 50 bps. Option B. It kept the CRR unchanged. Option C. It reduced the CRR by 50 bps in two tranches. Option D. It reduced the CRR by 100 bps in a single move.
सही जवाब है ऑप्शन सी। अब ये CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या है? ये वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है जो बैंक्स को RBI के पास कैश में रखना पड़ता है। इस पर बैंक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। RBI ने इसे 50 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.50% घटा दिया, वो भी दो हिस्सों में, 25 BPS और 25 BPS। इससे क्या हुआ? बैंक्स के पास लॉक हुआ पैसा फ्री हो गया, जिससे उनके पास लेंड करने के लिए ज्यादा कैश अवेलेबल हो गया। मतलब सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए RBI ने नल थोड़ा और खोल दिया। अब देखते हैं कि इन मेजर्स का लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पर क्या असर हुआ। अब एक सवाल RBI के लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल LAF पर है। What was the trend observed in the average daily net absorption under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) during 2024 to 25 compared to the previous year? Option A. It decreased from 1,605 crore rupees to 485 crore rupees. Option B. It increased from 485 crore rupees to 1,605 crore rupees. Option C. It shifted from net absorption to net injection. Option D. It remained stable at around 500 crore rupees. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब पहले ये समझिए। LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी RBI का डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल है। नेट अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम में सरप्लस कैश था, जिसे RBI एब्जॉर्ब कर रहा था। 2024 से 25 में डेली एवरेज अब्जॉर्प्शन बढ़कर 1,605 रुपए करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल ये सिर्फ 485 रुपए करोड़ था। ये दिखाता है कि सिस्टम में ओवरऑल लिक्विडिटी सरप्लस में थी और RBI इसे एक्टिवली मैनेज कर रहा था। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद अब हम इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर यानी ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल डीलिंग्स यानी एक्सटर्नल सेक्टर पर नजर डालते हैं। What was the merchandise trade deficit during 2024 to 25 and how did it change from the previous year? Option A. It narrowed to $241.1 billion US dollars. Option B. It widened to $282.8 billion US dollars. Option C. It remained stable at $250 billion US dollars. Option D. It turned into a surplus of $40 billion US dollars. सही जवाब है ऑप्शन बी। अब ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम, तो जो अंतर होता है वही डेफिसिट है। 2023 से 24 में ये डेफिसिट $241.1 बिलियन था, जो 2024 से 25 में बढ़कर $282.8 बिलियन हो गया। मतलब हमारा इंपोर्ट बिल हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग से ज्यादा तेजी से बढ़ा, जो इकोनॉमी के लिए एक चैलेंज है। ये ठीक वैसा ही है जैसे घर का खर्चा आमदनी से ज्यादा हो जाए। ट्रेड डेफिसिट का सीधा असर करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ता है। अगला सवाल इसी CAD पर है। अब बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD की, जो देश की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। What was India's current account deficit (CAD) as a percentage of GDP during the period of April to December 2024? Option A. 0.5%. Option B. 1.3%. Option C. 2.1%. Option D. 3.0%. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1.3%। CAD यानी करंट अकाउंट डेफिसिट ट्रेड डेफिसिट से एक कदम आगे है। इसमें गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर्स
सबका हिसाब होता है। अप्रैल से दिसंबर 2024 तक हमारा CAGDP का 1.3% था। अब आप सोचेंगे ये अच्छा है या बुरा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2.5% तक का CAD मैनेजेबल होता है, तो 1.3% एक कंफर्टेबल लेवल, मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। CAD को फाइनेंस करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, तो देखते हैं FDI का क्या हाल रहा। अब एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI पर, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो को दिखाता है। What was the status of net foreign direct investment (FDI) inflows in 2024 to 25 compared to the previous year? Option A. They increased to 15.2 billion US dollars. Option B. They remain stable at 10.1 billion US dollars. Option C. They dropped significantly to 0.4 billion US dollars. Option D. They turned into a net outflow. सही जवाब है ऑप्शन सी। ये आंकड़ा थोड़ा चिंताजनक है दोस्तों। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो पैसा है जो फॉरेन कंपनीज भारत में बिजनेस सेटअप करने या एक्सपैंड करने के लिए लगाती हैं। ये स्टेबल मनी माना जाता है। पिछले साल नेट FDI इनफ्लो $10.1 बिलियन था, जो इस साल घटकर सिर्फ $0.4 बिलियन रह गया। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है और ये दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस हो गए थे। FDI तो कम हुआ, लेकिन FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला। चलिए देखते हैं। FPI इनफ्लोज भी कम हुए, लेकिन इसके एक सेगमेंट ने सबको सरप्राइज कर दिया। वो कौन सा सेगमेंट था? Despite low overall net FPI inflows in 2024 to 25, which segment showed resilience with significant inflows of 17.4 billion US dollars? Option A. Equity segment. Option B. Hybrid instruments. Option C. Debt segment. Option D. Real estate segment. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डेट सेगमेंट। अब समझिए। FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक्स और बॉन्ड्स में। ओवरऑल नेट FPI तो सिर्फ $1.7 बिलियन था, जो पिछले साल के $41.6 बिलियन से बहुत कम था। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग थी। डेट मार्केट में $17.4 बिलियन का इन्फ्लो हुआ। इसका मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक्स को लेकर कॉशियस थे, पर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर उनका भरोसा कायम था, क्योंकि वो इसे सेफ एंड स्टेबल मानते हैं। कमजोर इन्वेस्टमेंट फ्लोज के बावजूद भारत का एक सेफ्टी शील्ड बहुत मजबूत रहा। अगला सवाल उसी पर है। अब बात करते हैं देश के सेफ्टी नेट की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। मार्च 2025 के अंत में हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना था? As of end March 2025, what was the value of India's foreign exchange reserves and how many months of imports could it cover? Option A. 550.5 billion US dollars, covering 8 months of imports. Option B. 700.1 billion US dollars, covering 14 months of imports. Option C. 668.3 billion US dollars, covering 11 months of imports. Option D. 600.0 billion US dollars, covering 9 months of imports. सही जवाब है ऑप्शन सी। ये नंबर याद रखिए दोस्तों, $668.3 बिलियन। ये RBI के पास रखा फॉरेन करेंसी का भंडार है, जो किसी भी एक्सटर्नल शॉक से देश को बचाता है। और ये इतना था कि इससे हम 11 महीने तक का इंपोर्ट बिल पे कर सकते थे। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। मतलब
बाहरी इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद हमारा फाइनेंशियल सेफ्टी कुशन बहुत मजबूत बना रहा। ये आरबीआई के प्रूडेंट मैनेजमेंट को दिखाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा पॉलिसी चेंज किया। अगला सवाल उसी पर है। यूनियन बजट 2025 से 26 में इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई कैप में क्या बदलाव किया गया? What major policy change regarding the FDI cap was announced in the Union Budget 2025 to 26 for the insurance sector? Option A. It was reduced to 49%. Option B. It was kept unchanged at 74%. Option C. It was raised to 100%. Option D. It was raised to 90%. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये एक लैंडमार्क रिफॉर्म है। पहले क्या होता था? कोई भी फॉरेन कंपनी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में 74% से ज्यादा ओनरशिप नहीं रख सकती थी। लेकिन यूनियन बजट 2025 से 26 में इस लिमिट को बढ़ाकर 100% कर दिया गया। इसका मतलब अब फॉरेन इंश्योरेंस जायंट्स भारत में अपनी 100% ओन सब्सिडरी खोल सकते हैं। इससे सेक्टर में ज्यादा कैपिटल आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा और कस्टमर्स को बेहतर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सीधे शब्दों में कहें, इंश्योरेंस सेक्टर के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए गए हैं। एक्सटर्नल सेक्टर के बाद अब हम बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट अपडेट्स पर फोकस करेंगे। चलिए अब बैंकिंग सेक्टर में हुए सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पर फोकस करते हैं। Effective from 1st April 2025, what change was made regarding the risk weights on bank credit to non-banking financial companies, NBFCs? Option A. Risk weights were increased to curb lending. Option B. Risk weights were kept unchanged. Option C. Risk weights were reduced to facilitate credit offtake. Option D. Risk weights were linked to the NBFC's credit rating. सही जवाब है ऑप्शन सी। अब जरा समझिए, रिस्क वेट क्या होता है? ये डिसाइड करता है कि किसी लोन के अगेंस्ट बैंक को कितना कैपिटल साइड में रखना है। ज्यादा रिस्क वेट मतलब ज्यादा कैपिटल ब्लॉक होगा और बैंक लोन देने में हिचकिचाएगा। पहले एनबीएफसीज को लोन देने पर रिस्क वेट्स ज्यादा थे, अब आरबीआई ने इन्हें कम कर दिया है। इसका सीधा मतलब है बैंक्स के लिए एनबीएफसीज को लोन देना अब ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, जिससे एनबीएफसीज को आसानी से फंड्स मिलेंगे और वो आगे इकोनॉमी में क्रेडिट सप्लाई बढ़ाएंगे। रिस्क वेट्स के बाद अब एक और मेजर अपडेट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स पर। आरबीआई ने रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? What is the name of the unified portal made mandatory from 1st May 2025 for all regulated entities to submit applications to the RBI? Option A. Saksham. Option B. Daksh. Option C. प्रवाह। ऑप्शन डी उद्गम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रवाह। इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। पहले क्या होता था, बैंक्स और एनबीएफसीज को अलग अलग अप्रूवल्स के लिए आरबीआई को मल्टीपल एप्लीकेशंस भेजनी पड़ती थीं। प्रोसेस स्लो और कॉम्प्लेक्स था। अब प्रवाह एक सिंगल विंडो सिस्टम है जहां सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट होंगी, ट्रैक होंगी और अप्रूव होंगी। मतलब लेस पेपरवर्क, मोर ट्रांसपेरेंसी एंड फास्टर अप्रूवल्स। ये आरबीआई का एक बड़ा डिजिटल स्टेप है। डिजिटल पोर्टल्स के बाद अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी की, यानी ई-रुपी की। डिजिटल रुपी यानी सीबीडीसी रिटेल पायलट प्रोजेक्ट
कि मार्च 2025 तक क्या प्रोग्रेस रही। As of end March 2025, how many banks and users were part of the CBDC Retail (IA) pilot project since its inception? Option A: 10 banks and 20 lakh users. Option B: 17 banks and 60 lakh users. Option C: 15 banks and 50 lakh users. Option D: 20 banks and 75 lakh users. सही जवाब है ऑप्शन बी, CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे ई-रूपी भी कहते हैं। आरबीआई का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। दिसंबर 2022 में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, मार्च 2025 तक। इसमें 17 बड़े बैंक्स जुड़ चुके थे और 60 लाख यूजर्स इसे यूज कर रहे थे। ये दिखाता है कि आरबीआई इसे धीरे धीरे केयरफुली एक्सपैंड कर रहा है, ताकि फ्यूचर में कैश का एक सेफ डिजिटल अल्टरनेटिव तैयार हो सके। ये आम आदमी के लिए डिजिटल पेमेंट्स का फ्यूचर है। डिजिटल करेंसी के साथ साथ एग्जिस्टिंग डिजिटल पेमेंट्स ने भी शानदार ग्रोथ दिखाई है। अगला सवाल उसी पर है। डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग क्या है? अगला सवाल इसी लीडरशिप पोजीशन पर है। According to ACI Worldwide 2024, what was India's share in global real-time payments by volume, primarily driven by UPI? Option A: 25.5%. Option B: 35.0%. Option C: 48.5%. Option D: 55.2%. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 48.5%। ये एक स्टनिंग अचीवमेंट है दोस्तों। इसका मतलब है कि दुनिया में होने वाले हर 100 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस में से लगभग 49 अकेले इंडिया में हो रहे हैं। और इस रेवोल्यूशन का हीरो है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को इतना सिंपल, फास्ट और चीप बना दिया है कि आज हर कोई इसे यूज कर रहा है। ये दिखाता है कि इंडिया डिजिटल फाइनेंस में दुनिया का लीडर बन चुका है। इंडिया की सक्सेस के बाद अब आरबीआई इस मॉडल को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए भी एक्सपैंड कर रहा है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को इंस्टेंट बनाने के लिए आरबीआई ने कौन सा मल्टीलेटरल इनिशिएटिव ज्वाइन किया है? What is the name of the multilateral initiative for instant cross-border retail payments which the RBI has joined to connect with 4 ASEAN countries? Option A: Project Nexus. Option B: Project Sangam. Option C: Project Global Pay. Option D: Project SwiftLink. सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट नेक्सस। अब जरा सोचिए, आज इंडिया से सिंगापुर या थाईलैंड पैसे भेजना स्लो एंड कॉस्टली है। प्रोजेक्ट नेक्सस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। ये एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के फास्ट पेमेंट सिस्टम यूपीआई को मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के सिस्टम से जोड़ेगा। इसका फायदा क्या होगा? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी यूपीआई की तरह इंस्टेंट, चीप और सीमलेस हो जाएंगे, मतलब ग्लोबल पेमेंट्स लोकल स्टाइल में। डिजिटल पेमेंट्स के बाद अब बात करते हैं फिनटेक इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई के नए इनिशिएटिव्स की। आरबीआई ने फिनटेक और एमटेक इकोसिस्टम को मैप करने के लिए 2 रिपोजिटरीज लॉन्च की हैं। इन्हें मैनेज कौन कर रहा है? Who is responsible for managing the FinTech repository and MTech repository launched by the RBI on 28 May 2024? Option A: NPCI. Option B: IDRBT. Option C: RBIH, Reserve Bank Innovation Hub. Option D: a specific department within RBI.
सही जवाब है ऑप्शन सी, RBIH यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। आरबीआई ने ये दो प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। पहला, फीनटेक रिपोजिटरी, जो देश की सभी फीनटेक कंपनीज का डेटा रखेगा, और दूसरा, एमटेक रिपोजिटरी, जो ये ट्रैक करेगा कि बैंक्स और एनबीएफसीज कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, एमएल अडॉप्ट कर रहे हैं। इन्हें मैनेज करने की जिम्मेदारी आरबीआई के इनोवेशन आर्म RBIH को दी गई है। इसका गोल है फीनटेक सेक्टर को बेहतर समझना और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करना। RBIH का एक और गेम चेंजिंग इनिशिएटिव है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। अगला सवाल इसी पर है। क्रेडिट एक्सेस को बेहतर बनाने के लिए RBIH ने कौन सा डिजिटल फ्रेमवर्क ऑपरेशनलाइज किया है? Which digital interface, operationalized by the RBIH, aims to improve credit access and efficiency for the agriculture, dairy, and MSME sectors? Option A. Unified Credit Interface, UCI. Option B. National Lending Gateway, NLG. Option C. Unified Lending Interface, ULI. Option D. AgriCredit Digital Platform, ACDP. सही जवाब है ऑप्शन सी, ULI यानी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। इसे समझिए, ये लेंडिंग का UPI है। पहले एक किसान या MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ओनर को लोन के लिए कई बैंक्स के चक्कर काटने पड़ते थे, हर जगह पेपरवर्क। अब ULI एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां बोरोअर एक बार अप्लाई करेगा और मल्टीपल लेंडर्स उसे एक्सेस कर पाएंगे। इससे प्रोसेस फास्ट, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट हो जाएगा। मतलब लोन लेना अब उतना ही आसान होगा जितना UPI से पेमेंट करना। डिजिटल बैंकिंग की सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए RBI ने एक बहुत ही यूनिक प्रपोजल दिया है। फाइनेंशियल सेक्टर में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए RBI ने फरवरी 2025 में क्या यूनिक प्रपोजल दिया? What exclusive internet domain did the RBI propose for banks in India to enhance the security and genuineness of digital banking services? Option A. .RBI. Option B. .in bank. Option C. .bank.in. Option D. .net.in. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, .bank.in। आजकल फिशिंग वेबसाइट्स का खतरा बहुत बढ़ गया है। फ्रॉडस्टर्स बैंक की मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर कस्टमर्स को धोखा देते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए RBI ने प्रपोज किया है कि इंडिया के सभी रजिस्टर्ड बैंक्स के लिए एक एक्सक्लूसिव डोमेन .bank.in हो। इससे कस्टमर इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वेबसाइट जेन्युइन है या फेक। ये डिजिटल ट्रस्ट बढ़ाने के लिए एक बहुत पावरफुल मूव है। अब एक सवाल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पर, जो बताता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज देश के कोने कोने तक कितनी पहुंची हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स (FI इंडेक्स) में मार्च 2024 में क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिली? What was the value of the Financial Inclusion Index (FI index) in March 2024, and which sub-index was its main contributor? Option A. 60.1, contributed by the Access subindex. Option B. 64.2, contributed by the Quality subindex. Option C. 64.2, contributed by the Usage subindex. Option D. 60.1, contributed by the Usage subindex. सही जवाब है ऑप्शन सी, FI इंडेक्स 0 से 100 का एक स्कोर है, जो बताता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हुआ है। मार्च 2023 में ये स्कोर 60.1 था, जो मार्च 2024 में बढ़कर 64.2 हो गया। ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ग्रोथ यूजेज सब इंडेक्स की वजह से आई। इसका मतलब है कि लोग सिर्फ बैंक अकाउंट खोल ही नहीं रहे, बल्कि उसे एक्टिवली यूज भी कर रहे हैं फॉर डिजिटल पेमेंट्स, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स।
ये रियल फाइनेंशियल इंक्लूजन है। अब इस सेट का आखिरी सवाल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 की थीम पर। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक FLW 2025 जो फरवरी में मनाया गया, उसका सेंट्रल थीम क्या था? What was the theme for the Financial Literacy Week FLW observed from February 24th to 28th, 2025? Option A. Go digital, go secure. Option B. Credit discipline and credit from formal institutions. Option C. Financial literacy women's prosperity. Option D. Start early, invest smart. सही जवाब है ऑप्शन सी, फाइनेंशियल लिटरेसी विमेंस प्रॉस्पेरिटी। आरबीआई हर साल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाता है। 2025 में इसका फोकस महिलाओं पर था। थीम का मैसेज सिंपल था, जब महिलाएं फाइनेंशियली लिटरेट होंगी तो वो बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगी, सेविंग्स करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी, जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे परिवार की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। ये दिखाता है कि विमेन एम्पावरमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी का एक कोर पार्ट है। अब इस चैप्टर का आखिरी सवाल अगले सेट में आएगा। और अब इस चैप्टर का आखिरी सवाल जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी PSL नॉर्म से जुड़ा है। From which date did the revised master directions on priority sector lending PSL come into effect? Option A. 1st January 2025. Option B. 1st April 2025. Option C. 1st July 2025. Option D. 1st October 2025. सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2025। तो दोस्तों, ये एक रूटीन अपडेट लग सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो मैकेनिज्म है जिससे RBI ये इंश्योर करता है कि बैंक क्रेडिट सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स तक ही नहीं बल्कि देश के जरूरतमंद सेक्टर्स तक भी पहुंचे, जैसे एग्रीकल्चर, MSME, एजुकेशन। अब RBI ने इसके रूल्स को रिवाइज किया है और ये नए डायरेक्शंस 1 अप्रैल 2025 यानी नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से लागू हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन देने के रूल्स और क्लियर और इफेक्टिव हो गए हैं। सीधे शब्दों में कहें, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने वाला कदम है। तो दोस्तों, ये थे RBI एनुअल रिपोर्ट चैप्टर 1 असेसमेंट एंड प्रोस्पेक्ट से जुड़े 38 इंपॉर्टेंट MCQs। अगर ये क्विज हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।